आज हम सीपीसी का ऑर्डर 24 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑर्डर 24 जो है वहां पर डिफेंडेंट उस जो क्लेम किया गया है उसके अगेंस्ट वो उस अमाउंट को कोर्ट में डिपॉजिट कर सकता है। तो इसके लिए रूल 1 क्या कहता है? पेमेंट ऑर्डर 24 रिलेट्स विद द पेमेंट इनटू कोर्ट। पेमेंट इनटू कोर्ट, न्यायालय में जमा करना। रूल 1, डिपॉजिट बाय डिफेंडेंट ऑफ अमाउंट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। ऋण या नुकसानी की वसूली के किसी भी वाद में। तो सबसे पहली बात यह हो गई कि न्यायालय में जमा करना, जो आदेश 24 का टाइटल है, ऑर्डर 24 का टाइटल है पेमेंट इनटू कोर्ट, और उसमें पहला रूल कहता है डिपॉजिट बाय डिफेंडेंट। डिपॉजिट कौन कर रहा है? डिफेंडेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? अमाउंट कर रहा है। जो अमाउंट डिफेंडेंट कोर्ट में जमा कर रहा है वो किसके एवज में कर रहा है? इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। क्लेम, ये क्लेम कौन सा है? ये क्लेम वही है जो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट फाइल किया है। तो यहां पर सबसे पहले हमें यह देखना है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट आखिर कौन सा सूट फाइल कर रहा है। तब यहां कहा गया है द डिफेंडेंट इन एनी सूट टू रिकवर अ डेप्थ और डैमेज। तो इसमें पहली बात जो इंपॉर्टेंट निकल के आती है वो आती है कि ऑर्डर 24 बात कर रहा है सूट टू रिकवर अ डेप्थ और डैमेज, इसकी बात कर रही है। हिंदी में बोलेंगे ऋण या नुकसानी की वसूली के किसी वाद में। ऋण या नुकसानी की वसूली के किसी वाद में। तो अब ऑर्डर 24 का जो भी खेल है वो शुरू होना है, वो होगा हमारा उस दावे में जो किसी ऋण या नुकसान की वसूली का है। बेदखली का नहीं, कब्जे का दावा नहीं, उनकी बात नहीं हो रही, क्योंकि दावे तो कई है। बात यहां पर हो रही है ऋण या नुकसानी की वसूली। अब कौन करेगा केस? वादी करेगा। किसके अगेंस्ट करेगा? प्रतिवादी के अगेंस्ट करेगा। बीच में आ गई आपकी कोर्ट, ये आपकी कोर्ट आ गई। अब वादी ने सूट फाइल किया है डिफेंडेंट के अगेंस्ट 2 लाख रुपए का। अब प्रतिवादी ने क्या किया? प्रतिवादी ने कहा कि भाई देखो ऐसा है जज साहब, ये 2 लाख रुपए की कहानी नहीं है। दरअसल जो अमाउंट बनता है वो है 1.5 लाख रुपए। वो है 1.5 लाख रुपए। कौन बोला? ये डिफेंडेंट बोलता है साहब 1.5 लाख रुपए की बात कहा। सही बात तो ये है 1,50,000। और ये जो वादी है वो इस अमाउंट के लिए एग्री नहीं हो रहा। तो प्रतिवादी ने कहा कि जज साहब सही बात यह है कि 1,50,000 रुपए बनते, मैं उसके लिए एग्री कर रहा हूं और मैं वो पेमेंट करने को तैयार हूं। तो प्रतिवादी ने ये वाला अमाउंट कहां पे डिपॉजिट कर दिया? कोर्ट में डिपॉजिट कर दिया। यहां तक क्लियर है? तो डिफेंडेंट ने 1.5 लाख रुपए कोर्ट में जमा करा दिया और इस बात की सूचना वादी को कोर्ट के मार्फत करवा दी। तो अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन यह है कि वादी को, प्लेंटिफ को इस बात का पता है कि मैंने जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल किया है उसमें डिफेंडेंट ने 1.5 लाख रुपए कोर्ट में जमा करा दिए। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि आखिर क्या प्लेंटिफ उन 1.5 लाख रुपए को लेकर के स्टोरी खत्म कर देगा, या फिर प्लेंटिफ उन 1.5 लाख रुपए को लेने के बाद 50,000 रुपए जो ऊपर वो और मांगता है उससे रिलेट करता हुआ दावा कंटिन्यू चलेगा। इसके बाद हम ये समझेंगे कि आखिर उस दिन क्या होगा जब वास्तव में कोर्ट ये फैसला करेगी कि मिस्टर प्लेंटिफ यू आर एंटाइटल ओनली फॉर 1.5 लाख।
कोर्ट क्या करेगी? आपको यह भी पता करना है कि इसने जो 1.5 लाख रुपए जमा करा दिए हैं और प्लेंटिफ कहता है ओके जज साहब, ये 1.5 लाख रुपए मैं सेटिस्फाई करता हूं अपने पूरे क्लेम में। जैसे ही अगर प्लेंटिफ ने ये वाली बात बोली कि मैं 1.5 लाख रुपए लेने को तैयार हूं, तो वो कोर्ट से 1.5 लाख रुपए ले लेगा इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम, और कोर्ट क्या करेगा? जजमेंट सुना देगा। 1, 2, वादी ने कहा मैं 1.5 लाख रुपए ले लेता हूं, 50,000 रुपए अभी कम है, उसका दावा कंटिन्यू चलेगा। बाद में फैसला आया कि प्लेंटिफ केवल 1.5 लाख रुपए लेने का ही हकदार था। तब ऐसी सिचुएशन में 50,000 रुपए का जो आगे इसने दावा चलाया, उसकी जो भी कॉस्ट हुई, डिफेंडेंट को नुकसान हुआ, वो वादी उसकी भरपाई करेगा। तीसरा, 1.5 लाख रुपए जमा करा दिया, इसने 1.5 लाख रुपए लिया नहीं, और उसके बाद 1 साल तक मुकदमा चला। 1 साल बाद यह बात तय हुई कि जो 1.5 लाख रुपए जमा था वही प्लेंटिफ को मिलना था। तो प्लेंटिफ ने कहा मैं अब यह अमाउंट ब्याज सहित लूंगा, लेकिन यहां सीन यह है कि डिफेंडेंट ने ये 1.5 लाख रुपए आपको 1 साल पहले दे दिए थे और आप ही नहीं माने थे। तो कोर्ट इसको इस जमा राशि का ब्याज जिस तारीख को डिफेंडेंट ने कोर्ट में जमा कराया था उसके बाद का कोई ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि आप स्वतंत्र थे, आप ले सकते थे पैसा। ये कहानियां मिलेंगी आपको ऑर्डर 24 में, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखना कि ऑर्डर 24 उन्हीं दावों के अंदर चलेगा जो ऋण या नुकसानी की वसूली से संबंधित है। वो सूट विच आर रिलेट टू रिकवर द डेप्ट और डैमेजेस, देन इन सच सिचुएशन ऑर्डर 24 भी एप्लीकेबल। क्लियर? अब चलें आगे। अब रूल 1 क्या कह रहा है? पहला रूल कहता है ऑर्डर 24 का, ऋण या नुकसानी की वसूली के किसी भी वाद में प्रतिवादी वाद के किसी भी प्रक्रम में, तो इसे आप हाईलाइट कर लें, किसी भी प्रक्रम में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायालय में धन की ऐसी राशि का निक्षेप कर सकेगा जो उसके विचार में दावे की पूर्ण तुष्टि हो इन फुल ऑफ द क्लेम। तो यहां सीन ये हुआ कि डिफेंडेंट कहता है कि जो वादी ने जो दावा फाइल किया है 2 लाख रुपए का, मैं उसको 1.5 लाख रुपए के अंदर नक्की करता हूं, मेरा फुल सेटिस्फैक्शन, मैं इसको मानता हूं कि 1.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए बनता है, मैं 1.5 लाख रुपए देने को तैयार हूं। अब यहां ये हो गया रूल 1। अब आइए नंबर 2। नंबर 2 कहता है नोटिस ऑफ डिपॉजिट। अब इस बात की सूचना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो इस बात की सूचना प्रतिवादी वादी को देगा, लेकिन माध्यम क्या रहेगा? माध्यम रहेगा कोर्ट। तो प्रतिवादी ने पैसे जमा करा दिए, कोर्ट को इस बात की सूचना हुई, कोर्ट इस बात को वादी तक पहुंचा देगा। तो प्रतिवादी वादी को जो सूचना देगा वो न्यायालय के माध्यम से देगा। आइए, सेकंड रूल कहता है नोटिस ऑफ डिपॉजिट। नोटिस ऑफ द डिपॉजिट, किसका नोटिस? डिपॉजिट का नोटिस। कौन सा डिपॉजिट? जो डिफेंडेंट ने किया है। कहां किया है? कोर्ट में। किस कोर्ट में? जिस कोर्ट के अंदर वो दावा चल रहा है। ठीक है। शैल बी गिवन। तो अब मेरा प्रश्न ये बन जाता है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डर 24 में वादी को सूचना देना मैंडेटरी है या नहीं? तो आएगा भैया मैंडेटरी है। तो कब है? जब डिफेंडेंट ने कोर्ट के अंदर अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया है, तब इसकी सूचना देना मैंडेटरी है। इसलिए यहां पे वर्ड यूज हुआ है शैल। नोटिस ऑफ द डिपॉजिट शैल बी गिवन। अब ये जो वर्ड है ना, थ्रू द कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लेना। थ्रू द कोर्ट, प्लेंटिफ को जो सूचना पहुंचेगी वो किसके माध्यम से पहुंचाई जा रही है? कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट के माध्यम से सूचना पहुंचाई जा रही है थ्रू द कोर्ट। यहां डिफेंडेंट प्लेंटिफ को डायरेक्ट नहीं बोलेगा,
न्यायालय के माध्यम से, और ये आपके एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। निक्षेप की सूचना प्रतिवादी न्यायालय की मार्फत वादी को देगा। देगा तो सही, कौन देगा? प्रतिवादी। किसको देगा? वादी को। किसके मार्फत? न्यायालय के मार्फत। और निक्षेप की रकम, निक्षेप मतलब डिपॉजिट, वादी को उसके आवेदन पर दी जाएगी। अब यहां क्या हुआ कि डिफेंडेंट ने अमाउंट डिपॉजिट किया कोर्ट में, ठीक है भैया, कहा है डिफेंडेंट, ये रहा डिफेंडेंट, और ये रहा कोर्ट। अब डिफेंडेंट ने कोर्ट के अंदर पैसा जमा करा दिया 1,50,000, और यहां पर ये आ गया प्लेंटिफ। अब इस बात की सूचना इसको हो गई, ये वाला अमाउंट कोर्ट वादी को कब देगा? जब वादी इस अमाउंट के लिए यहां पर आवेदन करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो रूल 2 के अंदर क्या क्या चीजें निकल के आई? अच्छा, रूल 2 की एप्लीकेबिलिटी कब होगी? जब रूल 1 की हो जाएगी। बस 4 रूल हैं इसके अंदर। रूल 2 की एप्लीकेबिलिटी होगी कि इसने क्या किया, इसने जमा करा दिया, तो ये नोटिस देगा, न्यायालय के मार्फत इसको नोटिस जाएगा, ये उस अमाउंट के लिए आवेदन करेगा, तब कोर्ट इसको ये अमाउंट देगा। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नॉट अलाउड टू प्लेंटिफ आफ्टर नोटिस। प्रतिवादी निक्षेप पर ब्याज सूचना के बाद वादी को नहीं दिया जाएगा। जैसे ही इसने यहां जमा करा दिया, इस बात की सूचना इसको हो गई, जैसे ही इससे सूचना हो जाएगी वादी को, तो उस अमाउंट का उस दिन से, जिस दिन को इसको नोटिस हुआ है, तो अब आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लो एमसीक्यूज का। अब आप देख सकते हैं अभी तक हम लोग तीसरा रूल पढ़ रहे हैं, कितने एमसीक्यूज निकल के आ गए? क्या एमसीक्यूज निकल के आता है? कोर्ट में जो निक्षेप की गई राशि है उस पर ब्याज दिलवाया जाएगा या नहीं दिलवाया जाएगा? तो आपका क्या आंसर होगा? नहीं दिलवाएंगे। उसके बाद नहीं, कब से नहीं दिलवाएंगे? सूचना हो गई है। ये नहीं कि जिस तारीख को डिफेंडेंट ने वो अमाउंट कोर्ट में जमा करा दिया है उस तारीख से नहीं, डिफेंडेंट ने उस अमाउंट को कोर्ट में जमा कराया, और इस बात की सूचना कौन से नियम में होती है? इस बात की सूचना राकेश? 2 में। उसकी सूचना वादी को हो गई। तो जिस दिन वादी को इस बात की सूचना हो गई कि कोर्ट के अंदर डिफेंडेंट ने 1.5 लाख रुपए जमा करा दिया है, उस दिन के बाद उसको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। क्या कहता है? प्रतिवादी द्वारा निक्षिप्त की गई किसी भी राशि पर वादी को किसी भी ब्याज ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, चाहे निक्षिप्त की गई राशि दावे की पूर्ण तुष्टि करती हो या उससे कम है। अब ये जो राशि है 1.5 लाख, क्या वो इसके क्लेम को पूरा तुष्टि करता है, यानी कि सेटिस्फाई करता है? करता हो या नहीं करता हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल 3 ने कहा नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड। तो आप एक काम करना, इसको भी हाईलाइट करना, इस पे एमसीक्यूज बनता है। कैसे बनता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये भी बनता है। और उसके अंदर 4 स्टेटमेंट होंगे, जिनमें से एक स्टेटमेंट ये हो सकता है, नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड टू द प्लेंटिफ ऑन एनी सम डिपॉजिट बाय द डिफेंडेंट अंडर ऑर्डर 24। चलिए, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस वेदर द सम डिपॉजिट इज इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम्स और फॉल्स टू शॉर्ट देयर ऑफ। चलिए, एमसीक्यूज के हिसाब से हमें यह चीज क्लियर हो गई कि ब्याज कब से अधिकार नहीं है, हकदार नहीं होगा, जैसी उसको सूचना मिल जाने के बाद। चौथा कहता है जहां वादी निक्षेप को भागतक तुष्टि के तौर पर प्रतिगृहित करता है, वहां प्रक्रिया प्रोसीजर वेयर प्लेंटिफ एक्सेप्ट डिपॉजिट एज सेटिस्फैक्शन इन पार्ट। अब प्लेंटिफ ने क्या किया कि भाई मैं इसे पूरी तुष्टि नहीं मानता हूं, हाँ इसने 1.5 लाख रुपए अगर जमा कराया तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, बाकी का रिमेनिंग के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा।
जहां वादी ऐसी रकम को अपने दावे की पूर्ण तुष्टि के तौर पर प्रतिग्रहित करता है वह न्यायालय के समक्ष उस भाव का कथन उपस्थित करेगा और ऐसा कथन फाइल किया जाएगा और न्यायालय तदनुसार निर्णय सुनाएगा और यह निर्दिष्ट करने में कि हर एक पक्षकार के खर्चे किसी द्वारा दिए जाने हैं, किसके द्वारा दिए जा रहे हैं। न्यायालय इस पर विचार करेगा कि पक्षकारों में से कौन सा पक्षकार मुकदमे के लिए सर्वाधिक दोष का भागी है। चौथे का रूल 4 का सब रूल 1 कहता है जहां वादी ऐसी रकम को अपने दावे के लिए भाग करता है वहां वह बाकी के लिए अपना वाद आगे चला सकेगा। और यदि न्यायालय विनिश्चय करता है कि प्रतिवादी द्वारा किया गया निक्षेप वादी के दावे की पूर्ण तुष्टि करता था, तो यहां पे रूल 4 के सब रूल 1 के अंदर ये वाली बात बोल दी है उसने, जहां वादी ऐसी रकम को वेयर द प्लेंटिफ एक्सेप्ट्स अपने दावे के केवल भाग की तुष्टि के तौर पर प्रतिग्रहित करता है, एक्सेप्ट सच अमाउंट एज सेटिस्फैक्शन इन पार्ट। वो ये नहीं कहता कि मैं पूरा सेटिस्फाई हो गया, वो ये कहता है कि मैं आंशिक रूप से सेटिस्फाई हूं, ठीक है, इतना रुपया मैं लेने को तैयार हूं। वहां वे बाकी के लिए उदाहरण के अंदर देख रहे थे हम 50,000 बाकी हैं, उसके लिए वो अपना वाद आगे चला सकेगा। देन द प्लेंटिफ प्रोसिक्यूट हिज सूट फॉर द बैलेंस। और यदि न्यायालय ये विनिश्चय करता है मतलब कोर्ट डिसाइड that the deposit by the defendant was the full satisfaction of the plaintiff's claim। कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि प्रतिवादी द्वारा जो डिपॉजिट की गई राशि थी वही सही राशि थी, फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम। तो डिपॉजिट के बाद वाद में जो भी खर्चे हुए हैं उससे पूर्व उपगत खर्चों को वहां तक वादी देगा जहां तक कि वे वादी के दावे से आधिक्य के कारण हुए। तो वादी जहां इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया गया उसके जो भी खर्चे हुए वो कौन देगा, वादी देगा। तो इसने कहता है एंड द कॉस्ट इनकर्ड प्रीवियस देयर टू सो फार एज दे वर कॉज्ड बाय एक्सेस इन द प्लेंटिफ्स क्लेम द प्लेंटिफ शैल पे द कॉस्ट। इसे हाईलाइट करना, द प्लेंटिफ शैल पे द कॉस्ट ऑफ द सूट आफ्टर द डिपॉजिट। डिफेंडेंट ने जब अमाउंट डिपॉजिट कर दिया था उसके बाद, क्योंकि प्लेंटिफ कहता है कि नहीं मैं तो संतुष्ट नहीं हूं, बाद में जाके 1 साल बाद पता चला कि जो डिफेंडेंट ने राशि जमा कराई थी वो बिल्कुल सही कराई थी, तो उसके बाद के जो भी खर्चे हुए वो प्लेंटिफ पे करेगा। दूसरा कहता है प्रोसीजर वेयर ही एक्सेप्ट इट सेटिस्फैक्शन, यानी प्लेंटिफ डिपॉजिट राशि को पूरा सेटिस्फैक्शन मान लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है। तो क्या होगा, जहां वादी ऐसी रकम को अपने दावे की पूर्ण तुष्टि के तौर पर प्रतिग्रहित करता है वह न्यायालय के समक्ष उस भाव का कथन करेगा और उस भाव को अभिलिखित किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा उस फाइल में, और न्यायालय डिसीजन सुना देगा और यह निर्दिष्ट करने में कि हर एक पक्षकार के खर्चे किसके द्वारा दिए जाने हैं न्यायालय इस पर विचार करेगा। तो आप लोगों ने कई बार डिसीजन पढ़े होंगे, डिसीजन देखे होंगे, जहां यह लिखा रहता है कि दोनों पार्टी अपने अपने खर्च का वहन करें, कि पक्षकारों में से कौन सा पक्षकार मुकदमे के लिए सर्वाधिक दोष का भागी है। तो ज़्यादातर हम लोग जो डिसीजन देखते हैं उसमें यही लिखा होता है कि वादी और प्रतिवादी अपने अपने द्वारा किए गए खर्चों के लिए उत्तरदायी है। यहाँ ये लिखा हुआ है ये डिसाइड करने का काम कोर्ट का होगा, कोर्ट इस पर विचार करेगी और कोर्ट ये देखेगी सर्वाधिक दोषी कौन है, तो उसके ऊपर वो कॉस्ट का भार डाल सकती है। और यहाँ जाकर के हमारा ऑर्डर 24 कंप्लीट होता है। अब एक नट शेल में मैं 24 को एक बार कर देता हूं। नट शेल में आप इसको देखें, आफ्टर 24 कंप्लीट हो जाएगा। ये नट शेल में बात हो रही है, ये रहा कोर्ट, ये रहा प्लेंटिफ और ये है डिफेंडेंट, और मुकदमा चल रहा है वसूली का, ऋण की वसूली का। जो राशि है 2 लाख रुपए डिफेंडेंट को लगता है, डिफेंडेंट इसके अंदर जमा करा देता है 1.5 लाख रुपया, 1,50,000। प्लेंटिफ के पास ये ऑप्शन है, वो चाहे तो इसी को एक एप्लीकेशन लिख करके, कोर्ट में एप्लीकेशन लिख करके 1.5 लाख रुपए को ले ले, ये अपने पास ले ले, और बाद में 2 ऑप्शन आते हैं, या तो फुल सेटिस्फैक्शन या फिर पार्ट सेटिस्फैक्शन, पार्टली। अगर पार्टली करता है तो सूट उसका कंटिन्यू रहेगा, और कंटिन्यू रहने पर यदि ये डिसाइड होता है
कि 1.5 लाख रुपए सही थे, तो डिपॉजिट के बाद वो इसके जो भी खर्चे होते हैं, इसके जो भी खर्चे हुए वो खर्चे पे करेगा प्लेंटिफ इन खर्चों को पे करेगा। और अगर वो फुल सेटिस्फाई कर लेता है कि हाँ 1.5 लाख रुपए में फुल सेटिस्फाई हूं, तो कोर्ट इसको रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करके डिसीजन प्रोनाउंस कर देगा। बस ये छोटी सी कहानी है आदेश 24 की, ऑर्डर 24, और ऑर्डर 24 यहाँ पे कंप्लीट होता है।